Hello students, this is second part of French Revolution, which is your first chapter in history. In previous class, we had studied up till the event of 14th July, which was the storming of Bastille, and we also had a look on the reasons and conditions which led to this event and started French Revolution. Now in today's lecture, we will discuss the events that happened after the 14th July and will try to understand how the system changed during the coming years. So the first point here is the rest of France also seethed with turmoil. 14th जुलाई के बाद पूरे फ्रांस में यानी कि पेरिस के अलावा दूसरी जगहों पर भी ऐसी ही हलचल देखने को मिली। लोगों के अंदर गुस्सा था, खासकर कंट्री साइड्स में इस खबर के पहुंचने पर कि पेरिस के लोगों ने विद्रोह कर दिया है। जब ये खबरें वहां पहुंची और साथ ही साथ एक रूमर वहां पर जब फैलाई गई, जो कि एक गांव से दूसरे गांव तक बहुत तेजी से फैली, वो रूमर ये थी कि जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर है, यहाँ पर लॉर्ड्स ऑफ मैनर मैनर होती है जो फ्यूड्स की जो जमीन होती थी, उस जमीन को जागीर कहते थे या मैनर कहते थे, और उनके लॉर्ड्स का मतलब जो फ्यूड्स होते थे, जो नोबल्स होते थे। तो ये अफवाह फैली कि जो लॉर्ड्स हैं, जो फ्यूड्स हैं, उन लोगों ने कुछ बैंड्स और ब्रिगेंड्स को हायर किया है। बैंड्स और ब्रिगेंड्स का मतलब होता है कुछ डकैत और कुछ लठैत, मतलब कुछ लोग जो वेपन्स के साथ हायर किए गए हैं और वो आ रहे हैं हमारी राइप क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने। यानी कि ये ऑर्डर दिया है नोबल्स ने इन लोगों को कि वो हमारी फसलों को बर्बाद कर दें, ताकि वो इस बात का बदला निकाल सकें जो कि पेरिस में नोबल्स के साथ हो रहा है। जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंचती है, लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कुछ भयभीत भी रहते हैं, और इसी गुस्से और भय की मिली-जुली प्रतिक्रिया के रूप में वो लोग अटैक कर देते हैं शैटोज पर। ये वर्ड लिखा है शैटो। शैटो का मतलब होता है एक तरह का महल, छोटा महल होता है जिसमें कि ये नोबल्स वगैरह रहा करते थे। तो यहाँ पर शैटो की एक इमेज भी है इसके साथ अटैच्ड, जो हम आपको दिखा सकते हैं। आप इसको देखिए, ये जैसे कि ये एक शैटो है। इस तरह के जो फ्यूड्स के महल होते थे छोटे, यानी कि जिनके बारे में अफवाह थी कि उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि आकर के और लोगों की फसलें बर्बाद कर दें, ऐसे शैटोज पर उन्होंने, ऐसे नोबल्स के यहाँ उन्होंने हमला कर दिया। साथ ही साथ वहाँ पर जो भी उनको ग्रैनरीज के अंदर ग्रेन्स मिले, जो कि होर्ड करके रखे गए थे, उनको उन लोगों ने लूट लिया। और जो मैनोरियल ड्यूज के पेपर्स थे, यानी कि वो कागजात जिनमें ये लिखा होता था कि किस किसान का कितना लगान बकाया है, किससे कितना पैसा लेना है, वो सारे कागजात भी इन्होंने जला दिए।
डर के मारे जो नोबल्स थे वो अपना घर छोड़ करके दूसरी जगहों पर भाग गए, कुछ तो दूसरे देशों में, नेबरिंग कंट्रीज में भागकर चले गए। और यहीं से एमिग्रेंट वर्ड की शुरुआत होती है। एमिग्रेंट्स इनको बोला गया। एमिग्रेंट्स मतलब वो व्यक्ति जो आपके देश को छोड़ करके दूसरे किसी कंट्री में रहने के लिए चला जाता है, उसको एमिग्रेंट कहते हैं। तो इन नोबल्स को एमिग्रेंट्स बुलाया जाता था। ये अपना फ्रांस छोड़ करके, अपनी जगह छोड़ करके दूसरे आसपास के कंट्रीज में जाकर रहने लगे। उसके बाद लुइस 16 को मजबूरन जो नेशनल असेंबली थी उसको मान्यता देनी पड़ी। पहले लोगों ने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर तो कर लिया था, लेकिन राजा ने उसको मान्यता नहीं दी थी, तो वो एक वैलिड नहीं था, लीगल और ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब लोगों का इस तरह का रिएक्शन देखा राजा ने, तो वो भी डर गया और उसने नेशनल असेंबली को अपनी मंजूरी दे दी कि ये एक वैलिड संस्था है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पूरा पावर है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे ऊपर लिमिट्स लगाई जाएंगी मैं उनको मानने के लिए तैयार हूँ, ऐसा लुइस 16 को मजबूरन कहना पड़ा। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक ऑर्डर पास कर दिया, डिक्री पास कर दी। डिक्री का मतलब अभी आप ऑर्डर ही समझिए। एक ऑर्डर पास कर दिया जिसमें फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया गया, और जो भी टैक्स के ऑब्लिगेशंस थे, नोबल्स जो टैक्स वसूलते थे, उसको भी उस समय के लिए खत्म कर दिया गया। क्लर्जी लोग जो थे, चर्च के जो फादर्स थे, बिशप्स थे, इन लोगों को भी फोर्स किया गया कि ये भी अपने प्रिविलेजेस को छोड़ दें, और इनको भी मजबूर करके इनके भी जो राइट्स होते थे वो उनसे छीन लिए गए। जो टैक्स से कलेक्ट करते थे टीचर्स नाम का, वो भी एबोलिश कर दिया गया। और चर्च को कुछ जमीनें जो एंशियंट रिजीम में दी जाती थी राजा के द्वारा, उन सारी जमीनों को भी चर्च से कन्फिस्केट कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। तो ये इवेंट 14 जुलाई के बाद पूरे फ्रांस में तरह तरह से डिफरेंट प्लेसेस में देखने को मिल रहे थे। इन सारी इवेंट्स के बाद एज अ रिजल्ट फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, क्योंकि 1791 को कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है, और 1791 को उसी दिन से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, आप देख भी सकते हैं इसके डेफिनेशन, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ मोनार्की, यानी एक इस ऐसी तरह की मोनार्की है जहां पर कि जो सॉवरेन होता है, यानी जो राजा होता है, वो अपनी पावर्स का जो एक्सरसाइज करता है, पावर्स का जो उपयोग करता है, वो एक रिटन या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करता है। मतलब अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स उसको अलाउ की गई हैं यूज करने की, केवल वो वही पावर्स अलाउ कर सकता है, उसकी एब्सोल्यूट पावर्स अब नहीं रही। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्की से डिफरेंट है, क्योंकि जो मोनार्क होता है उसको अब सारी पावर्स नहीं दी गई हैं, बल्कि लिमिटेड पावर्स दी जाती हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की the king are bound to exercise their powers and authorities within the limits। जो भी लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स बनाए गए हैं, उसके अंदर जितना उसको अलाउ किया गया उतनी ही पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। सो दिस वाज योर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब जो सिस्टम उस समय फ्रांस में था, वहां पर ये था कि 3 ऑर्गन्स बना दिए गए। पहले हमने बताया था कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों ही फंक्शंस मोनार्क ही, यानी राजा ही परफॉर्म करता था। लेजिस्लेचर का काम
लॉ बनाने का काम होता है वो भी राजा ही करता था। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन कानूनों को, रूल्स को लागू कराने का, वो भी राजा ही करता था पहले फ्रांस में। और जुडिशरी का काम जो कि ये था कि लोगों का कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको सुने, उसको हियर करे और फिर उस पर डिसीजंस दे, या कोई अगर किन्हीं रूल्स को नहीं मानता है तो उसको पनिश करे। ये भी पावर राजा के पास ही थी, किंग के पास ही थी। ये तीनों ही पावर्स उसके मोनार्क के हाथों में हुआ करती थी। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद यहाँ पर तीन ऑर्गन्स बन गए, तीन सेपरेट ऑर्गन्स बन गए जिनके बीच में इसको डिवाइड कर दिया गया, जैसा कि मॉन्टेस्क्यू का कहना था, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ जो लेजिस्लेचर है यानी कि लॉ मेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेशनल असेंबली। ठीक है, पहले नेशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम मिला था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लिया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब लेजिस्लेचर का काम यानी लॉ मेकिंग बॉडी यानी जो बाकी के कानून है उनको बनाने का काम नेशनल असेंबली के पास है। नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स होते थे। ये मेंबर्स इलेक्ट किए जाते थे, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स थी जिनको इलेक्टर्स कहते थे। यहाँ बना हुआ है, आप इसको देखते जाइए, आप समझ जाएंगे। देखिए, ये जो है ये आपके इलेक्टर्स हैं, ये इलेक्ट करते थे नेशनल असेंबली को। इनकी संख्या लगभग 50,000 थी, 50,000 मेन थे। और ये नेशनल असेंबली को जिसका नंबर था 745 उस समय, उनको इलेक्ट करते थे। इन इलेक्टर्स को लोग इलेक्ट करते थे, यानी जो आम पब्लिक थी वो इनको इलेक्ट करती थी। लेकिन आम पब्लिक में भी सारे लोगों को ये पावर नहीं था इलेक्ट करने का। वहां पर जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे वही इलेक्ट करते थे। अब ये जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे ये क्या है? तो एक्टिव सिटीजन का टाइटल या का जो स्टेटस था वो उन लोगों को मिला था वहां पर जो कि 25 इयर्स से ऊपर के हैं और जो लगभग 3 दिन के एक वर्कर का जो वेज होता है 3 दिन का, उसके बराबर का टैक्स चुकाते थे। उन लोगों को ही एक्टिव सिटीजन्स का टाइटल मिला हुआ था, स्टेटस मिला हुआ था। और ये सारे मेन होने चाहिए, यानी कि ऐसे मेन जो कि 25 इयर्स से ऊपर के हैं और जो 3 दिन के वर्कर के वेज के बराबर का टैक्स पे करते हैं, उन सारे लोगों को एक्टिव सिटीजन बोला गया, उसका स्टेटस दिया गया। और ये लोग इलेक्टर्स को चुनते थे। ये इलेक्टर्स आगे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। एक्टिव सिटीजन्स का जो नंबर था उस समय ये लगभग 4 मिलियन था। टोटल पॉपुलेशन 28 मिलियन थी, जिसमें से 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन्स थे, यानी एक बहुत बड़ी जनसंख्या अभी भी फ्रांस के अंदर जिनको की वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, ऐसी थी। पैसिव सिटीजन जो एक्टिव नहीं थे वो सारे पैसिव कहलाते थे। पैसिव सिटीजन्स में लगभग 3 मिलियन मेन भी थे, यानी कि महिलाएं तो थी ही, जो वर्कर क्लास के मेन थे लगभग 3 मिलियन मेन भी ऐसे थे जो कि पैसिव सिटीजन्स में आते थे। इन लोगों को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं थे। इसमें वेमेन्स, चिल्ड्रंस और 25 ईयर्स से कम के जो यूथ थे, प्लस जो 25 ईयर्स से ऊपर के मेन जिनकी की इनकम ज़्यादा नहीं थी। जैसा कि बताया कि वो 3 दिन के वेज के बराबर वो टैक्स अगर नहीं पे करते थे तो उनको भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। तो ऐसे लोग पैसिव सिटीजन्स कहलाते थे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का फ्रांस में, उसके कुछ मेन फीचर्स लिखे हुए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जैसे कि पहला पॉइंट दिया हुआ है that the constitution began with the declaration of rights of man and citizen। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है विद द प्रीएम्बल। जो प्रीएम्बल है हमारा,
वहां से स्टार्ट होता है, उसके बाद उसके एक एक आर्टिकल्स हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहली बात लिखी गई थी वो थी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसकी एक इमेज भी है, वो इमेज आप देख लीजिए, आपकी बुक में भी हालांकि ये बनी हुई है। कुछ इस तरह की, कुछ इस तरह से उसको ड्राफ्ट किया गया है। ये आपका डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है। इसके अंदर लोगों के राइट्स के बारे में मेंशन किया गया था कि फ्रांस के लोगों को कौन कौन से राइट्स बेसिकली दिए गए हैं। दूसरा इसका फीचर ये था कि इसमें जिन अधिकारों की बात की गई राइट्स की, उसमें राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारी चीज़ें थी। और इसके साथ ही एक बात और लिखी थी कि ये जो भी राइट्स इनको दिए जा रहे हैं, ये राइट्स नेचुरल राइट्स माने जाएंगे और ये इनएलिएनेबल होंगे। मतलब ये नेचुरल होने का मीनिंग ये है कि ये राइट्स हर व्यक्ति को बचपन से ही, बर्थ के साथ ही मिल जाएंगे। और इन एलियनेबल होने का मतलब कि ये ऐसे अधिकार हैं उनके जिनको कि उनसे छीना नहीं जा सकता। तीसरी चीज लिखी थी, लिखी है जो इसके फीचर्स में है, दैट इज इट लिमिटेड द पावर ऑफ द मोनार्क। जैसे कि पहला डिस्कस हो चुका है कि ये मोनार्क की पावर्स को लिमिट करने के उद्देश्य से ही बनाया गया था। फोर्थ पॉइंट है, पावर वाज नॉट सेपरेट, पावर वाज नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ये भी पहले डिस्कस हो चुका है कि पहले राजा के पास ही सारे पावर्स होते थे, लेजिस्लेटिव पावर भी होती थी, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर भी होती थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इन तीनों को 3 डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया गया था। ये देखिए इस वाले पिक्चर में लिखा हुआ है। इसमें लेजिस्लेचर के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, मेन हमारा लेजिस्लेचर ही है, लेकिन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में भी थोड़ा सुन लीजिए। जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है किंग, एग्जीक्यूटिव के पार्ट में किंग आता था और उसके साथ ही उसके मिनिस्टर्स कुछ होते थे जो कि उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में उसकी हेल्प करते थे। ये दोनों थे। लेकिन यहाँ पर एरो बना हुआ, देखिए ये जो लेजिस्लेचर है यानी नेशनल असेंबली है, इसको पावर है कि ये इन दोनों को कंट्रोल कर सकती थी, इनके एक्शंस को पूरा कंट्रोल रखती थी। ये क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसकी जांच करना, उस पर नजर रखना, ये सारा काम ये किया करती थी। साथ ही साथ राजा को एक वीटो पावर दिखाया गया इसमें कि वीटो पावर मिला था। हालांकि ये बहुत लंबे समय तक नहीं था, इसका काफी विरोध हुआ था, बाद में इसका वीटो पावर खत्म कर दिया गया था। लेकिन उस समय इसको एक वीटो पावर मिला था जिसमें कि अगर नेशनल असेंबली में कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई प्रपोजल है, कोई नया रूल बनाना है, तो उस पर ये किंग को अथॉरिटी थी कि वो उसको होल्ड पर रख सकता था या उसको चैलेंज कर सकता था कि ये जो है अगर उसका सही कारण वो बता पाए कि किन कारणों से ये पास नहीं होना चाहिए, तो उसको रोक सकता था। हालांकि बाद में लोगों के, खासकर जो जैकोबिन क्लब है उसका काफी विरोध हुआ था, उसने इसका काफी विरोध किया, तो इस वीटो पावर को बाद में सस्पेंड कर दिया गया। तीसरा जो ऑर्गन जुडिशरी है उसमें जज थे, अलग से एक ऑर्गन बन गया था। इसको भी लोग जो एक्टिव सिटीजन होते थे वो वोट करके जजेस को इलेक्ट करते थे। अपने अपने एरिया में जो जज होता था उसका इलेक्शन भी एक्टिव सिटीजन के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट फीचर लिखा हुआ, नेशनल असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो नेशनल असेंबली है वो डायरेक्ट सिटीजन इलेक्ट नहीं कर रहे हैं। सिटीजन क्या कर रहे हैं, सिटीजन ये जो एक्टिव सिटीजन हैं वो इलेक्टर्स को पहले इलेक्ट कर रहे थे। ये जो इलेक्टर्स हैं 50,000, इनको इलेक्ट कर रहे थे और फिर इन इलेक्टर्स के द्वारा नेशनल असेंबली को इलेक्ट किया जाता था। और इलेक्टर बनने के लिए भी और कठिन शर्तें थी, यानी कि उसमें और ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। जो ज़्यादा टैक्स पे करता था उसी को इलेक्टर होने का मौका मिलता था, वही इलेक्टर के लिए इलेक्ट हो पाता था। यानी इलेक्टर बनने के लिए उसी का चुनाव होता था जो ज़्यादा वेल्दी होता था। तो इसको कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट नेशनल असेंबली नहीं इलेक्ट कर रहे हैं। सिटीजन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट नेशनल असेंबली नहीं इलेक्ट कर रहे हैं, ये वोट कर रहे हैं इलेक्टर्स को, फिर इलेक्टर्स वोट करके इलेक्ट करें नेशनल असेंबली को। इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ। उसके बाद नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट।
ये देख ही चुके हैं कि सारे लोगों को वोट करने का राइट नहीं दिया गया था, किन लोगों को दिया गया था उसके बारे में भी जान लिया है। जो 25 ईयर्स से ऊपर के मेन हैं और जो 3 दिन के वेज के बराबर टैक्स पे कर रहे हैं सरकार को, उन लोगों को केवल एक्टिव सिटीजन का स्टेटस मिला और वही केवल वोट कर सकते थे। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है इसमें। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कमियां रह गई या इसका विरोध जो लोग कर रहे थे, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कमियां थी, उनका जो ऑपोजिशन हो रहा था इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इस सिस्टम का, उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट वो तो पता ही है आपको कि सारे लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, तो सबसे बड़ा तो ऑपोजिशन यही था। सेकेंड है द पावर स्टिल रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द वेल्दी पीपल। जैसे कि ऊपर बताया कि जो लोग टैक्स पे कर रहे थे उन्हीं को केवल, पहली बात तो एक्टिव सिटीजन का स्टेटस मिला। फिर जो इलेक्टर्स के चुनाव में खड़े हो रहे हैं, जो इलेक्टर्स हैं 50,000 लोग जो थे, उसके लिए आपको बताया कि ज़्यादा जो वेल्दी होगा, ज़्यादा जो टैक्स पे करेगा, यानी जो हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स में आएगा, उसी को मौका मिलता था इलेक्टर बनने का, और फिर वही इलेक्टर नेशनल असेंबली को सेलेक्ट करता। ये लिखा हुआ है वही चीज़ कि इलेक्टर बनने के लिए मेंबर्स को हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स में आना होता था। केवल वो मैन जो हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर में आते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे, ऐसे लोगों को ही मौका मिलता था। जो पुअर था और जो महिलाएं थी उनको पैसिव सिटीजन्स माना गया था और उनको कोई भी खास राइट्स नहीं मिले हुए थे, खासकर पॉलिटिकल राइट्स कोई भी नहीं मिले हुए थे। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, अपोजिशंस हैं। इसके बाद देखिए एक नोट लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें हो ही रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय और बनने के बाद भी उस दौरान में काफ़ी पॉलिटिकल क्लब्स फ्रांस में बनने लगे थे। ये पॉलिटिकल क्लब्स जो भी नेशनल असेंबली काम कर रही थी, जो भी उसकी पॉलिसीज थे, प्लान्स थे, विजन था, उस पर डिस्कशन करते थे और अपना व्यू भी रखते थे। आपस में मिलकर के ये इस तरह की डिस्कशंस किया करते थे क्लब में। ये पॉलिटिकल क्लब्स ऐसे कई बन गए थे, जिसमें से 2-3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट जैकोबिन्स का क्लब था, जैकोबिन क्लब है, इसके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और एक क्लब जिरोंडिन्स का था। ये जिरोन नाम की एक जगह थी फ्रांस में, वहाँ से ये लोग बिलोंग करते थे, ज़्यादातर जो मेंबर्स थे इस ग्रुप के, इसलिए इनको जिरोंडिन्स कहा जाता था। और इन लोगों ने सिस्टम को अपोज करना शुरू किया। इन क्लब्स में सिस्टम में खामियां जो थी, कमियां थी, जैसे कि आपने ऊपर डिस्कशन में पढ़ा, उस तरह की बातें डिस्कस की जाती थी और सिस्टम को अपोज किया जाता था, उसमें चेंज लाने की बात की जाती थी। और ये कहा जाता था कि अभी हमें रिवोल्यूशन को और आगे कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस तरह का विचार रेवोल्यूशनरीज का था, रेवोल्यूशन के दौरान जो आइडिया था कि ऐसा फ्रांस हो, वैसा फ्रांस नहीं समझ में आ रहा है कि बन पाएगा। दे डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। वो सरकार की पॉलिसीज को डिस्कस करते थे इन क्लब्स में और अपने एक्शंस बनाते थे कि हमें इससे रिलेटेड क्या एक्शन लेना चाहिए। विमेंस के भी अपने ग्रुप्स थे, हालांकि कम ग्रुप्स थे, लेकिन फिर भी कुछ ग्रुप्स इनके भी बन चुके थे। इनको भी राइट्स नहीं मिले थे कोई खास, इनकी भी जो सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए इन्होंने भी अपने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए थे। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप जो आपको याद रखना है वो है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। अब हम लोगों को एक ग्रुप, हमने जैसा बताया कि जैकोबिन ग्रुप जो है, ये जैकोबिन क्लब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट क्लब है और आगे जा करके इसी क्लब के हाथ में सरकार की कमान आने वाली है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट सक्सेसफुल क्लब वाज जैकोबिन क्लब और उसके लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इस क्लब को जैकोबिन नाम दिया गया था पेरिस के ही एक कॉन्वेंट था पेरिस में, सेंट जैकब का। तो
इन्हीं सेंट जैकब के कॉन्वेंट के नाम पर इस ग्रुप का नाम, इस क्लब का नाम जैकोबिन्स क्लब रखा गया। ज्यादातर जो मेंबर्स होते थे जैकोबिन क्लब के, वो लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे, मतलब जो वेल्दी लोग नहीं थे, जो पुअर थे, मजदूर वर्ग जैसे हो गया, जो शू मेकर्स हैं, पेस्ट्री कुक हैं, वॉच मेकर है, प्रिंटर्स हैं, आर्टिसंस हैं, शॉपकीपर्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, और जो डेली वेज वर्कर्स हैं, ऐसे लोग इस ग्रुप के मेंबर्स होते थे, क्योंकि इन्हीं के राइट्स जो हैं इनको नहीं मिल रहे थे इवन आफ्टर रेवोल्यूशन। तो इन लोगों को ज़रूरत महसूस हो रही थी कि हमें अपने अधिकारों के लिए अभी रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाना है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनेंगे, क्योंकि उस समय जो फैशनेबल सेक्शन था फ्रांस का, वो एक खास तरह की ब्रीचेस को पहनता था, नी ब्रीचेस को पहनता था। ये घुटने तक की एक पैंट होती थी, घुटने पर टाइट होती थी और उसके नीचे नहीं होती थी। तो नी तक की एक ब्रीचेस होती थी। इसको फैशनेबल लोग, वेल्दी लोग पहनते थे, अपर सोसाइटी नोबल्स वगैरह पहना करते थे। क्योंकि ये लोग पूरर सेक्शन से बिलोंग करते थे और इनके ग्रुप का ये डिसीजन था कि हम लोग अपने को इनसे डिफरेंट रखें, इसलिए उन्होंने एक ड्रेस डिसाइड करी कि हम लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनेंगे। खासकर जो डॉक वर्कर्स, जो कि शिप पर काम करने वाले मजदूर होते थे, वो पहनते थे उस तरह की इन्होंने, इसलिए इनको सैन कुलॉट्स कहा जाता था। सैन कुलॉट का लिटरल मीनिंग होता है विदाउट नी ब्रीचेस, यानी जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं। सैंस मीन्स होता है विदाउट फ्रेंच में, और कुलॉट्स होते थे नी ब्रीचेस। सैन क्लॉट्स मतलब विदाउट नी ब्रीचेस, यानी कि वो लोग जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं। तो इनको बाद में सैन क्लॉट्स कहा जाने लगा वहाँ पर, क्योंकि इनका ड्रेस जो था उसमें नी ब्रीचेस शामिल नहीं थे। उसके ऑपोजिट ये फुल ट्राउजर्स पहनते थे। जो मेन थे इस ग्रुप के, वो रेड कैप भी पहनते थे साथ में। रेड कैप जो कि लिबर्टी का सिंबल था रेवोल्यूशन के दौरान, उसको भी ये लोग पहना करते थे। हालांकि महिलाओं को अलाउ नहीं था रेड कैप पहनना, तो वो इसका इस्तेमाल नहीं करती थी। उसके बाद देखिए कुछ खास पॉइंट्स ब्रैकेट में लिखे हैं जिससे कि आगे की चीज़ें कनेक्ट होने वाली है। जैसे कि लुई 16 के मंजूरी देने के बाद कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म इस्टेब्लिश होने के बाद भी ऐसी जानकारी मिली कि जो लुई 16 है वो प्रशिया और ऑस्ट्रिया, जो कि उसके नेबरिंग कंट्रीज थे, वहाँ के राजाओं के साथ, वहाँ पर अभी भी मोनार्की ही थी प्रशिया और ऑस्ट्रिया में, काफ़ी लंबे समय तक इनफैक्ट मोनार्की ही थी। उनके साथ कुछ सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रहा था, मतलब कि उनसे कुछ सीक्रेटली कुछ बातें कर रहा था इस बारे में कि कैसे वापस से फ्रांस में मोनार्की सिस्टम को मजबूत किया जाए, एस्टैब्लिश किया जाए। उन्होंने प्लान बना भी लिया था, ऑस्ट्रिया और प्रशिया ने प्लान बना लिया था कि वो अपनी सेनाओं को भेजेंगे और फ्रांस में जो भी रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन ये सूचना पहले ही मिल गई नेशनल असेंबली को, और नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग छेड़ दी, लड़ाई शुरू कर दी। तो वॉर होने, ये पहला वॉर था आफ्टर रेवोल्यूशन जो कि फ्रांस ने लड़ा। इसी बीच में फ्रांस का नेशनल सॉन्ग भी सामने आता है। फ्रांस का नेशनल सॉन्ग है मार्सेलेस। मार्सेल भी बोलते हैं, मार्से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फ्रेंच में, लेकिन हमारी स्पेलिंग में मार्सेलेस लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग उसको मार्सेलेस पढ़ेंगे ताकि आपको स्पेलिंग में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बहुत से पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हालांकि उस समय गाए जाते थे, क्योंकि ये लड़ाई शुरू हुई थी, लोगों में जोश था, लोग इस समय क्रांतिकारी विचारों से एकदम भरे हुए थे। तो
जैसे ही ये युद्ध शुरू होता है, बहुत से लोग वॉलंटरली सामने आते हैं लड़ाई लड़ने के लिए अपने देश के लिए, और जंग में जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं अपने जान निछावर करने के लिए। और बहुत से पैट्रियोटिक सॉन्ग्स उस समय ये लोग गाया करते थे जो वॉलंटियरली जा रहे हैं सेना के साथ लड़ाई करने। उनमें से एक सॉन्ग मार्शलेस भी था, जो कि रॉजर डी लायल एक पोएट थे, उन्होंने लिखा था, और ये उस समय काफी फेमस सॉन्ग था। पहली बार इस गाने को, क्योंकि इस इसको मार्शलेस नाम ही क्यों मिला, क्योंकि ये गाना सबसे पहली बार, जो मार्शलेस एक जगह है, वहाँ के सैनिक जब पेरिस की तरफ मार्च करते हुए आ रहे थे तो उन्होंने सबसे पहली बार इस गाने को गाया था। इसलिए ये जो सॉन्ग है इसका नाम मार्शलेस ही पड़ गया, और ये मार्शलेस आज फ्रांस का नेशनल एंथम है। तो हमने देखा कि फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था। फ्रांस ऑस्ट्रिया और रशिया के साथ लड़ाई लड़ रहा है, रेवोल्यूशनरी वॉर हो चुका हो शुरू हो चुका है। आगे चलकर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से आगे बढ़ करके फ्रांस एक रिपब्लिक में कन्वर्ट हो जाता है। रिपब्लिक का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब तो आप समझ गए, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है और मोनार्क भी होता है। मोनार्क को स्टेटस मिला रहता है, मतलब वो नाम का राजा होता है, लेकिन उसको काम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किया जाता है और ज़्यादातर उसकी पावर्स उससे छीन ली जाती हैं, और वो डिफरेंट ऑर्गन्स को डिवाइड कर दी जाती हैं, जो कि राजा को कंट्रोल रखता है, राजा की पावर्स को एक्सरसाइज करने में कंट्रोल बनाए रखता है। रिपब्लिक एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मोनार्की बिल्कुल नहीं होती, यानी यहाँ पर राजा होता ही नहीं है। यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो कौन होता है? मोनार्क होता है, राजा। उसको नाम का हेड ऑफ स्टेट का टाइटल मिला होता है कि इस कंट्री का हेड कौन है, तो लुइस 16 है। इससे पहले तक यही था, लेकिन जब ये रिपब्लिक बन जाएगा उसमें देखेंगे कि जो टाइटल था मोनार्क का वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और पूरी तरीके से ये रिपब्लिक हो जाएगा। यानी कि अब जो हेड ऑफ द स्टेट्स इलेक्ट किए जाएंगे वो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किया जाएगा, वो हेरिडिटरी नहीं होगा। रिपब्लिक में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो हेरिडिटरी नहीं होता है। हेरिडिटरी का मतलब जो वंशानुगत नहीं होता है, कि जैसे मोनार्की में होता है राजा होता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरह का सिस्टम नहीं है। रिपब्लिक में क्या है कि लोग ही अपने हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट करते हैं। डायरेक्टली भी हो सकता है रिपब्लिक में इलेक्ट हेड ऑफ स्टेट, और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। जैसे कि इंडिया में इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है हेड ऑफ स्टेट। इंडिया में हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है, तो उसका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। और अमेरिका डायरेक्ट रिपब्लिक है, वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो ये कुछ मॉडर्न रिपब्लिक्स हैं। इसी तरीके से फ्रांस को भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से चेंज करके और क्या बना दिया जाता है, बाद में रिपब्लिक बना दिया जाता है। वो कैसे बनता है उसको देखते हैं। 1792 में गर्मियों का समय था, समर का टाइम है। जैकोबिन्स ने एक प्लान बनाया, वही ग्रुप जिसके बारे में आप अभी ऊपर पढ़ रहे थे, कि हम इंसरक्शन करेंगे, ढेर सारे लोग इकट्ठा होंगे। इंसरक्शन मतलब विद्रोह करेंगे, या ये कहें कि विद्रोह के लिए लोगों को मोटिवेट करेंगे। और एक बड़ी संख्या में ये लोग, पेरिस के लोग मिल करके जैकोबिन क्लब के लीडर के साथ प्लान बनाते हैं अगस्त 10 के लिए। अगस्त 10 को ट्यूलेरीज के पैलेस में ये लोग हमला कर देते हैं। वहां पर किंग के जो गार्ड्स होते हैं वो मार दिए जाते हैं, और जो किंग होता है लुइस 16 उसको ये लोग हॉस्टेज बना लेते हैं, मतलब बंदी बना लेते हैं, और कई घंटे तक उसको अपने कैद में रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इवेंट जो है वो बीच में बुक में भी मिस है और यहाँ पर भी मिस है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि राजा जो है लुइस 16 वो वर्साइलेस के पैलेस में रहता है, जो कि पेरिस से दूर है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगस्त 10 को
जो जैकोबिन्स हैं उन्होंने उसको पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज से हॉस्टेज बना लिया। तो ये ट्यूलेरीज के पैलेस में कैसे पहुंचा, उसके लिए बीच में एक चीज आप जान लीजिए कि 5 अक्टूबर और 1789 को ही, यानी जिस साल रेवोल्यूशन हुआ था उसी साल 5 अक्टूबर 17, हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, मेंशन कर देते हैं आपके लिए, 5 अक्टूबर 1789 इस डेट को कुछ महिलाओं के ग्रुप ने वर्साइलेस के महल में जाकर के, उनको बेसिकली उस समय तक भी, रेवोल्यूशन के बाद भी, जो घर चलाने वाली महिलाएं थी, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी थी घर को चलाने की, और ब्रेड के दाम काफ़ी महंगे हो गए थे, सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशन सभी भी लोगों की ख़राब ही थी, बहुत से परिवारों में खाने तक को कुछ नहीं था, तो वो परेशान थे। और इस बीच में एक खबर फैल जाती है कि वर्साइलेस में जो राजा है वो एक बहुत बड़ी पार्टी कर रहा है अपने यहाँ। ऐसी अफवाह मिलने के बाद महिलाएं बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वो ग्रुप बना करके 5 अक्टूबर 1789 को वर्साइलेस के महल पर हमला कर देती हैं। वहाँ पर जा करके, हालांकि उनको कोई दावत जैसी चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर तोड़ फोड़ मचाती हैं और उसके बाद राजा को, उसके परिवार को बंदी बना करके, और उससे कहती हैं कि तुम लोग भी अब पेरिस में ही रहोगे, ताकि वहाँ पर जो हालत है हम लोगों की उसको तुम जानो, यहाँ पर रहोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो 5 अक्टूबर, इसका इमेज है कि आपकी बुक में बना हुआ है, लेकिन इस इवेंट के बारे में नहीं लिखा हुआ है। 5 अक्टूबर 1789 को उनको बंदी बना करके और पेरिस ले आया जाता है। पेरिस में ये छोटा महल है, वर्साइलेस का तो बहुत बड़ा एक लग्जरियस पैलेस था, ये ट्यूलेरीज का पेरिस में ही पैलेस है, और इसी वजह से यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ट्यूलेरीज के पैलेस से उसको हॉस्टेज बना लिया गया। ठीक है, उसके गार्ड्स को मार दिया गया किंग के, और उनको कई घंटों तक बंदी बनाए रखा गया। बाद में ये बात नेशनल असेंबली को पता चलती है, और नेशनल असेंबली भी इस चीज़ को समझ जाता है कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है राजा के स्टेटस को लेकर के। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब जो रॉयल फैमिली है उसको जेल में डाल दिया जाएगा, इम्प्रिजन कर लिया जाएगा, और दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे। और इस चुनाव में अब उन्होंने तय किया कि 21 ईयर्स से ऊपर के जो लोग होंगे उनको रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, अब उनकी वेल्थ नहीं देखी जाएगी कि वो कितने वेल्दी हैं, उनको वोट देने का राइट मिला। यानी कि इस इवेंट के बाद ये चेंज आया। 2-3 चेंजेस हैं कि रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया गया, पहली बार उनका रॉयल स्टेटस खत्म कर दिया गया, अब वो राजा नहीं है, अब वो कैदी है, जेल में डाल दिया गया। दूसरी चीज तय की गई कि इलेक्शंस होंगे। तीसरी चीज तय की गई कि अब इलेक्शंस में 21 ईयर्स से ज्यादा के जितने भी मेन हैं, महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, मेन हैं, उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद नई असेंबली इलेक्ट होती है, और इस असेंबली का नाम अब नेशनल असेंबली नहीं है, अब इसका नाम रखा गया कन्वेंशन, इसको कहा जा रहा है कन्वेंशन। और 21 सितंबर 1792 को इस कन्वेंशन ने डिक्लेयर कर दिया कि अब फ्रांस मोनार्की नहीं है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं रहा, अब फ्रांस एक रिपब्लिक है। तो इस तरह से फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से चेंज होकर के अब एक रिपब्लिक बन गया है। फिर लुई 16 को बाद में मौत की सजा सुना दी जाती है, और उसको पब्लिकली देशद्रोह के आरोप पे, ट्रेजन होता है देशद्रोह, क्योंकि उसने दूसरे देश के राजाओं के साथ षड्यंत्र किया था, इसलिए उसको ट्रेजन के आरोप में बंदी बना करके और फिर उसको मौत की सजा दे दी जाती है, गिलोटीन कर दिया जाता है। गिलोटीन एक टूल होता था जिसको डेथ सेंटेंस दिया जाता था, उसका सर काटा जाता था, तो उसको गिलोटीन कर दिया जाता है पब्लिकली, और 21 जनवरी 1793 को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। क्वीन मेरी एंटोनेट को भी कुछ समय के बाद गिलोटीन कर दिया जाता है। इस तरीके से राजा और रानी दोनों ही यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, उनको मार दिया जाता है, और
फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। अब इसके आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि ये कन्वेंशन कैसे काम करेगा, और इसमें भी बहुत सी दिक्कतें होंगी, तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। आप लोग अपने नोट्स तैयार करते रहिए, वर्कशीट्स करते रहिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो लाइव क्लासेस के दौरान आप अपने क्वेश्चंस को लिख कर रखिए, पूछ लीजिएगा। ठीक है। जय नारायण।